जय हिंद दोस्तों। चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा लेक्चर 3 होगा, जो हम सीरीज शुरू किए हुए हैं मास्टर क्लास ऑफ जियोपॉलिटिक्स पे। उसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा, ऐसे तो देखा जाए तो वो हम उसको जनरली जियोपॉलिटिक्स में शामिल नहीं करते हैं, लेकिन वो भी एक इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। और जो फॉरेन पावर्स हैं, जो विदेशी ताकतें हैं, जो भारत को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती हैं, कहीं न कहीं बहुत सारी फॉरेन एजेंसीज़ द्वारा वो अभी भी फंडेड है इंडिया में। और इंडिया उस प्रॉब्लम को अभी भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर पाया है। कि भारत सरकार पूरी तरीके से प्रयास कर रही है और काफ़ी हद तक हमने उस पर काबू भी पाया है, लेकिन अभी भी यह समस्या बनी हुई है। तो आज का जो हमारा अध्याय होगा, ये होगा भारत में नक्सलवाद पर, जिसमें कि अभी आपने रिसेंटली सुना होगा 6 जनवरी को बीजापुर में एक आईईडी ब्लास्ट में हमारे नौजवान शहीद हुए। तो आज का ये जो हमारा अध्याय होगा, इसमें हम बहुत सारा, एक तो हम डेटा को भी देखेंगे, हम मैप भी देखेंगे, और इन सभी आंकड़ों के आधार पे, मानचित्रों के आधार पे हम पूरे एक नक्सलवाद के सिनेरियो को समझेंगे, एक कहानी के रूप में समझेंगे कि इसकी भारत में स्टार्टिंग कैसे हुई, अभी किस हद तक यह समाप्त हो पाया है, कितनी समस्या अभी बनी हुई है, और मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी, क्योंकि मैं भी जिस क्षेत्र में अपना रिसर्च वर्क कर रहा हूँ, वो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र एक समय रहा है, और अभी भी उसकी जो सीमा है, वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से लगती है। तो उसमें मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊँगा, और मैंने काफ़ी ट्रैवल भी किया हुआ है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में, जो कहीं न कहीं कुछ अभी भी नक्सल प्रभावित हैं और जो पहले नक्सल प्रभावित रहे हैं। तो उसका मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँगा, और लास्ट में हम लोग एक कन्क्लूज़न पे पहुँचेंगे कि किस तरीके से भारत इस समस्या का समाधान कर सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम ये आपके सामने हेडिंग्स आ रही होंगी जिस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। जो हमारी पहली हेडिंग होगी, सबसे पहले तो हम लोग नक्सलवाद को समझेंगे। इसके बाद भारत में इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है और कौन-कौन से फ़ेज़ आते हैं, इसको थोड़ा-सा एक समरी समझेंगे इसकी। इसके बाद हम लोग कुछ डेटा को देखेंगे, और जो अभी घटना घटित हुई है, उस पर हम लोग थोड़ी-सी चर्चा करेंगे कि आखिर कहाँ, कैसे, क्या घटना घटित हुई। छत्तीसगढ़ को समझेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही ये समस्या सबसे ज़्यादा बनी हुई है अभी के समय में। इसके बाद हम लोग सलवा जुडूम, एक आंदोलन जो था छत्तीसगढ़ में, उसको थोड़ा-सा समझेंगे, क्योंकि उसको भी समझना ज़रूरी है। और फिर हम लोग कन्क्लूड करेंगे अपने आज के इस लेक्चर को। तो चलिए अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। इसका जो हमारा पहला सेक्शन होगा कि नक्सलवाद की भारत में स्टार्टिंग कैसे होती है। तो हमें पता है कि 1960 का दशक जो था, जो 1970 का दशक था, उस समय कम्युनिज़्म काफ़ी तेज़ी से अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। कोल्ड वॉर का समय चल रहा था, और इस तरह की जो आइडियोलॉजी थी, ये काफ़ी दूर-दूर तक अपना प्रभाव दिखा रही थी। भारत भी इससे अछूता नहीं था, और कहीं न कहीं हमारे जो रिलेशंस थे, वो यूएसएसआर से अच्छे थे उस टाइम पे। अब चाइना में हम लोग को पता है कि 1940 के दशक के अंत में माओ ज़ेडुंग का शासन शुरू होता है। चाइनीज़ रिवॉल्यूशन हम लोग जानते हैं, और वहाँ से जो माओवाद है, उसकी शुरुआत होती है। माओवाद क्या है? माओवाद, क्योंकि कभी-कभी जब आप नक्सलवाद को पढ़ते हैं, तो कहीं-कहीं आपको माओवाद शब्दावली मिलती है, कहीं-कहीं आपको नक्सलवाद शब्दावली मिलती है। तो इसमें हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जो मेन आइडियोलॉजी है, वो है माओइज़्म, माओवाद। और माओइज़्म क्या है? एक प्रकार का कम्युनिज़्म है। क्योंकि कम्युनिज़्म जो आया, तभी मैंने स्टार्टिंग में यूएसएसआर से चर्चा शुरू की अपनी, कि वो तो कम्युनिज़्म हो गया, लेकिन उसके बाद अलग-अलग जो लीडर्स थे, उन्होंने कुछ-कुछ चेंजेस किए और उसका अपना एक स्वरूप विकसित किया। तो माओ ज़ेडुंग ने क्या किया? उन्होंने अपना एक स्वरूप विकसित किया कम्युनिज़्म का, जिसको जिसको अ, माओइज़्म कहा गया। अब माओइज़्म शुरू हो गया, उसमें मेन उसकी आइडियोलॉजी क्या थी कि जो भी सत्ता चल रही है, अगर वो उससे असंतुष्ट हैं, तो हम हथियारों के साथ सशस्त्र जो है विद्रोह करें और उस सत्ता को उखाड़ फेंके।
ये उस समय की जो माओवाद था, जो माओइज्म था, उसकी आइडियोलॉजी थी। तो 1950 का दशक, 60 का दशक, उस समय जो ये आइडियोलॉजी थी, ये काफी ज्यादा अपना प्रभाव दिखा रही थी पूरे विश्व में, क्योंकि माओ जेडुंग उस समय एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे थे। तो ये चीज होती है। अब 1900, ये मैं आपको बता रहा हूँ 50 और 60 का दशक, जब माओइज्म प्रसारित हो रहा था। शुरुआत मैंने की यूएसएसआर से, मैंने इंडिया के साथ रिलेशन की चर्चा की, वो था कम्युनिज्म। अब उसके बाद उसी से इंस्पायर्ड हुआ माओइज्म, और उसकी आइडियोलॉजी क्या थी कि जो भी सत्ता है, जो शासन है, उसके खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया जाए। और यहाँ से फिर आइडियोलॉजी आती है नक्सलिज्म की। तो आइडियोलॉजी वही है, माओइज्म वाली ही, लेकिन चूंकि इंडिया में जहाँ इसकी स्टार्टिंग हुई, वो नक्सलबारी नाम का एक क्षेत्र था नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे आज का आप चिकन नेक एरिया देखते हैं, आप सिलीगुड़ी वाला एरिया देखते हैं, वहाँ पे। तो ये मैंने मैप ऐड कर दिया है, आप लोकेशन को समझ सकते हैं। वहाँ पे इसकी स्टार्टिंग होती है। कुछ लैंडलॉर्ड्स थे, उनके और किसानों के बीच में कुछ विरोध हुआ, और वहीं से इसकी शुरुआत होती है। छोटी मोटी कुछ झड़प होती है, उसके बाद ये घटना बढ़ जाती है, और फिर ये एक हिंसात्मक रूप ले लेती है। तो वहां से इसकी शुरुआत होती है 1967 में, जिसमें हम लोग जंगल संथाल और कानू सान्याल के नाम से परिचित होंगे, कि ये दो बड़े नेता उस समय उभर के आते हैं, जो इसकी जिनकी बड़ी भूमिका थी इसको शुरू करने में। और उस समय की जो चाइनीज गवर्नमेंट थी, उसने भी इसका काफी सपोर्ट किया था। और चाइना हमारा बॉर्डर कंट्री है ही। तो अब आपको ये समझ में आया, तो अब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से माओवाद जो चीन में था, उसने अपना प्रभाव दिखाया, और फिर जाके भारत में ही उसका एक नया स्वरूप शुरू हुआ, जिसको हम लोगों ने नक्सलवाद नाम दिया। क्योंकि वो जो एरिया जहाँ से वो शुरू हुआ था, उसका नाम नक्सलबारी था। ये आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि माओइज्म में और नक्सलिज्म में। तो माओइज्म की सेम आइडियोलॉजी है नक्सलिज्म की, बट वो उस स्थान से शुरू होने के कारण हम लोग उसको नक्सलिज्म नाम दे देते हैं। और जो लोग इसमें शामिल होते हैं, हम लोग उनको नक्सलाइट्स कह देते हैं, या हिंदी में नक्सलवादी कह देते हैं। तो ये चीज़ है। तो हम लोगों ने इसका एक देख लिया कि 1967 में स्टार्टिंग होती है। और अगर हम उसके बाद के फेज को देखें इंडिया में, तो इंडिया में 1970s में फिर इसकी ग्रोथ होती है, 80s 90s में इसकी ग्रोथ धीरे धीरे होती रहती है। और इसके जो भी एरियाज आते रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रेड कॉरिडोर, क्योंकि इनका झंडा भी लाल है, उसको लाल सलाम बोला जाता है। और चूंकि ये पूरा एक हिंसात्मक प्रवृत्ति इनकी है, तो रेड कलर इनका एक तरीके से फेवरेट कह सकते हैं। तो इनका फ्लैग भी आपको रेड दिखेगा, उसमें हलसिया का चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। और जिस जिस एरिया को इन्होंने अपने प्रभाव मिल गया, उसको हम लोगों ने कह दिया रेड कॉरिडोर, या हिंदी में कहते हैं लाल गलियारा। तो ये रेड कॉरिडोर टर्म भी आपने अक्सर सुना होगा। अक्सर हम लोग जब नक्सलवाद की भारत में चर्चा करते हैं, तो हम लोग रेड कॉरिडोर की चर्चा जरूर करते हैं। तो जो रेड कॉरिडोर टर्म है, वो इसी से संबंधित है कि किस क्षेत्र पर इनका अधिकार है। तो भारत में एक समय रेड कॉरिडोर बहुत बड़ा एरिया पर अपना प्रभाव दिखा रहा था, क्योंकि एक समय भारत में लगभग 200 के आसपास या उससे भी अधिक जिले, अभी हम आगे डेटा भी देखेंगे, इससे प्रभावित थे। लेकिन आज इनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है, और वर्तमान समय में लगभग 30 से 40 जिले ही इसके ज्यादा, मतलब इससे प्रभावित हैं। जिले तो और भी हैं, बट ज्यादा प्रभावित 30 या 40 जिले ही हैं। तो ये चीज है। अब आगे हम लोग अगर इसका सन 2000 के बाद से स्थिति को देखें, तो 2000 के बाद से काफ़ी ज़्यादा इसमें रैपिड एक डेवलपमेंट होता है। और 2000 से 2010 या 2012 तक का जो टाइम पीरियड था, उस समय में ये अपने पीक पे था। क्योंकि या तो उस समय की गवर्नमेंट्स की, अगर हम ये भी कह सकते हैं कि वैसी स्कीम्स नहीं आ रही थी कि इस पे लगाम लगाई जा सके, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और उतना पता भी नहीं चल पाता था घटनाओं के बारे में। आजकल तो सोशल मीडिया है, तो कोई भी घटना घटित होती है तो हमें न्यूज़ में, फ़ोन में, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन उस समय में क्या था कि 2010-11 तक का जो समय था, उस समय उतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, तो उतनी इन्फॉर्मेशन भी हमें नहीं मिल पाती थी। तो इसका अगर हम
फेज़ देखें इंडिया में, तो 1960 से लेके 80 के दशक में इसने अपने आप को ग्रो किया। 90 के दशक से लेकर के अर्ली 2000 में इसने काफ़ी ज़्यादा लेवल पे अपना डेवलपमेंट किया नक्सलवाद ने, और 2010, 11, 12 तक काफ़ी ज़्यादा घटनाएँ घटित हुई। तो 2000 से लेकर के 2010-11 तक का जो एक टाइम पीरियड है, इसको हम मान सकते हैं कि ये नक्सलवाद का एक चरम की स्थिति थी भारत में, और डेटा से भी ये चीज़ हमें समझ में आती है। और उसके बाद से सन 2013-14 के बाद से इसमें काफ़ी तेज़ी से कमी आई है, और आज के समय में लगभग 30 से 40 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं। तो ये तो मैंने आपको एक कहानी के तौर पे बता दिया कि क्या स्थिति है इंडिया में, किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है। थोड़ा-सा मैंने नक्सलबारी का ज़िक्र किया, और कैसे-कैसे वहाँ पे स्टार्टिंग हुई। एक छोटा-सा आंदोलन हुआ और वो इतना बड़ा रूप ले लिया। बहुत सारी जगहों पे हम जाएँगे तो हम यही देखेंगे, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, कोई भी ऐसा इवेंट होता है, तो छोटी-सी घटना से शुरू होता है और बड़ा विशाल रूप ले लेता है। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही चीज़ें शुरू हुई थी। एक छोटी-सी घटना घटित हुई नक्सलबारी में, कुछ लैंडलॉर्ड्स थे, किसान थे, उनमें आपस में झड़प हुई, लड़ाई हुई, और वहाँ से लेकर के ये इतना बड़ा आंदोलन ये बन गया। तो ये रही इसकी इंडिया में स्थिति। अब आगे हम देखते हैं जो रिसेंटली घटना घटित हुई, हम लोग डेटा पे बाद में जाएँगे, पहले जो अभी घटना घटित हुई उसको देख लेते हैं। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि बीजापुर में एक अम्बेली गाँव है, वहाँ पे एक आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें कि हमारे नौजवान शहीद हुए। आईईडी क्या है? आईईडी बेसिकली है इम्प्रोवाइज़्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। अगर हम इसकी डेफिनिशन देखें, तो डेफिनिशन आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। An IED is a bomb that is constructed and used in a way that is not conventional military action. IEDs are often used by criminals, terrorists, and insurgents to destroy or distract. They can be made from a variety of materials, including military explosives, everyday tools, and commercially available substances. IEDs can be carried, placed, or thrown by a person or delivered in a vehicle or package. तो यहाँ पे आपने इस डेफिनेशन में समझा कि आईईडी एक प्रकार का बॉम्ब है जिसको कहीं पर भी फिट किया जा सकता है, कैरी किया जा सकता है। और ऐसी ही घटना घटित हुई कि एक रोड पे लगभग 4 वर्ष पहले उस आईईडी को सेट किया गया था, सुरंग बना करके, और जैसे ही हमारे डीआरजी के जवान वहाँ से मूव कर रहे थे, तो वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है जिसमें जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। तो अभी हम लोग डीआरजी को भी समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना कि डीआरजी क्या है और कैसे वर्क करती है। तो ये रिसेंटली एक घटना घटित हुई, और अभी कुछ समय से जब से भारत सरकार की नक्सलवाद के खिलाफ जो सरेंडर पॉलिसी एक अच्छा काम कर रही है, और जो नई रिक्रूटमेंट्स है उनकी कैंप में, उनकी नक्सलवादियों की जो भर्ती है वो नहीं हो रही है, तब से उनके अंदर एक बौखलाहट है, और वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि रिसेंटली हमने देखा होगा कि काफ़ी हद तक इस तरह की घटनाओं में कमी आई है, बट फिर भी इस तरह की घटनाएँ साल में 2-3 हो ही जाती हैं, जिसमें बड़े पैमाने पे हमें अपने बहादुर जवानों को खोना पड़ता है। तो ये है रिसेंट एक घटना। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना भयानक ये जो है ब्लास्ट रहा होगा, कि जो गाड़ी के कल पुर्जे पेड़ों के ऊपर तक पहुँच गए हैं, और इतना तेज़ ये ब्लास्ट था कि 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया, और 500 मीटर दूर तक जो गाड़ी के पार्ट्स थे वो पहुँच गए। ब्लास्ट की इंटेंसिटी आप समझ सकते हैं इससे। तो ये तो दोस्तों अब आपने देखा कि किस तरीके से एक रिसेंट ये घटना घटित होती है। अब इसको और हमको अगर डीपली समझना है तो हमें थोड़ी-सी छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी को भी देखना पड़ेगा। ये आपके सामने छत्तीसगढ़ का मैप है, और इसमें मैंने सभी डिविज़न्स को भी दिखाया है कि सबसे ऊपर आपका है सरगुजा डिवीज़न ब्लू कलर में, फिर बिलासपुर डिवीज़न ग्रीन कलर में, फिर येलो कलर में दुर्ग डिवीज़न, फिर उसके बगल में ब्राउन कलर में रायपुर डिवीज़न, और सबसे नीचे बस्तर डिवीज़न। जो बस्तर डिवीज़न है,
इसमें बस्तर एक, यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बस्तर है वो एक डिवीज़न का भी नाम है, और बस्तर डिवीज़न के अंतर्गत बस्तर एक डिस्ट्रिक्ट भी है। कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दांतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा, ये कुल 7 जिले हैं जो कि बस्तर संभाग के अंतर्गत आते हैं। और ये 7 जिले सर्वाधिक ज़्यादा, ये 7 जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ में। अभी आगे हम डेथ्स का भी एक मैप देखेंगे तो वहाँ से ये चीज़ आपको और क्लियर होगी। और ये अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे तो मैंने डिविजन्स आपको बताए, लेकिन अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी देखें छत्तीसगढ़ की, तो वहाँ से भी आपको ये पता चलेगा कि जो साउथ वाला पोर्शन है वहाँ पे दंडकारण्य, प्लेटो एरिया है, अबूझमाड़ का क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरिया है, डेंस फॉरेस्ट एरिया है, और हिली एरिया है। और इस तरह का जो टेरेन्स होता है, इस तरीके की जो जियोग्राफी वाले एरियाज होते हैं वो कहीं ना कहीं सूटेबल होते हैं इस तरीके के जो रेबल्स हैं, जो इस तरह के मिलिशियाज हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनके लिए सूटेबल प्लेस होते हैं। तो कहीं न कहीं ज्योग्राफी भी इनको यहाँ पे सपोर्ट करती है। और ऐसा नहीं सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स झारखंड में भी हैं, तेलंगाना भी में भी कुछ ज़िले हैं, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली वाला एरिया है, लेकिन वहाँ पर अब काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। चाहे तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, ये सब। लेकिन अभी भी पूरे इंडिया में अगर हम देखें तो जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है वो अभी भी इससे प्रभावित है। और हमें कहीं न कहीं साल में 2 या 3 घटनाएँ यहाँ पे सुनने को मिल जाती हैं। उड़ीसा भी एक समय प्रभावित रहा है, लेकिन अब वहाँ पर भी स्थितियाँ शांत हैं। हालाँकि वहाँ पर भी पूरी तरीके से ये नहीं सरकार द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि ये नक्सल मुक्त हो चुका है, क्योंकि अभी भी कुछ जिले लिस्ट में आते रहते हैं। इन अन्य राज्यों में भी, लेकिन वहाँ पे एटलीस्ट कोई घटना ऐसी बड़ी नहीं घटित होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में घटनाएँ घटित होती रहती हैं हर साल। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि नक्सलवाद भारत में कम तो बहुत हो गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो कि अभी भी इस समस्या को झेल रहा है। यहाँ पे दोस्तों ये मैंने डेटा ऐड कर दिया है, 2021 का ही डेटा है कि लिस्ट ऑफ 70 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन 10 स्टेट्स कवर्ड अंडर एसआरई स्कीम। ये एसआरई स्कीम क्या होती है? एसआरई स्कीम का मतलब होता है सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर। मतलब ये वे जिले हैं जहाँ पे सरकार सुरक्षा के लिए अलग और एक्स्ट्रा खर्च करती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नक्सल प्रभावित हैं। जिसमें कि आंध्र प्रदेश में आपके 5 जिले हैं: ईस्ट गोदावरी, श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम, विजयनगरम और वेस्ट गोदावरी। बिहार में 10: औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, कैमूर, लखीसराय, मुंगेर, नवादा, रोहतास और वेस्ट चंपारण। छत्तीसगढ़ में 14 है: बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, सुकमा, कबीरधाम और मुंगेली। इसी तरह झारखंड में अगर हम देखें तो 16 है कुल: बोकारो, चतरा, धनबाद, दुमका, ईस्ट सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रांची, सरायकेला, खरसवान और वेस्ट सिंहभूम। मध्य प्रदेश में 3: बालाघाट, मंडला, डिंडोरी। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली और गोंदिया। उड़ीसा में बारगढ़, बोलांगीर, कालाहांडी, कंधमल, कोरापुट, मलकानगिरी, नबरंगपुर, नुआपदा, रायगढ़ और सुंदरगढ़। तेलंगाना में अगर हम देखें तो आदिलाबाद, भद्राद्री, कोठागुडेम, जयशंकर, भोपाईपल्ली, कुमारम भीम, मंचेरियल, मुलुगु। पश्चिम बंगाल में जागराम, और केरल में मलप्पुरम, पलक्काड़ और वायनाड। तो ये कुल 70 ऐसे जिले हैं जो एसआरई स्कीम के अंतर्गत आते हैं, जो कि मैंने बताया सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, वहाँ पे सरकार सिक्योरिटी के लिए अन्य जिलों की तुलना में ज़्यादा वहाँ पे फंड देती है, फंड प्रोवाइड करती है, ज़्यादा वहाँ पे खर्च होता है, क्योंकि ये जिले
प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हैं। तो कहीं-कहीं पे आपको ये भी मिलेगा कि नक्सलवाद से प्रभावित जो ज़िले हैं, वो जो एलडब्ल्यूई जिसको हम बोलते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म से अफ़ेक्टेड ज़िले, उनकी संख्या हो सकता है कम भी मिले। लेकिन आपको ये जो एसआरई स्कीम्स कवर्ड जो ज़िले हैं, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कोई ज़िला कभी एलडब्ल्यूई वाली लिस्ट से हट जाए, सरकार उसको हटा दे। लेकिन एसआरई स्कीम वाले लिस्ट में उसको रखा जाता है जब तक वहाँ स्थिति 100% सॉल्व ना हो जाए, तब तक इस लिस्ट में उसको बनाए रखा जाता है, क्योंकि तभी उसको प्रॉपर फंड मिलता रहता है कि वो सिक्योरिटी के लिए जो भी एक्सपेंडिचर करना है, जो भी चीज़ें हैं, वहाँ पे सुचारू रूप से हो सकें। यहाँ पे डेटा है दोस्तों, नंबर ऑफ नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। 2003 में लगभग 200 जिले थे, 2008 में 165 जिले, 2013 में 120, 2018 में 90 और 2023 का जो अभी मैंने आपको लेटेस्ट डेटा दिखाया था, उसमें भी ये चीज़ मेंशन थी, 70 जिले जो कि एसआरई स्कीम के अंतर्गत आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि रिड्यूस हो रहा है, नंबर्स कम होते जा रहे हैं, जो कि कहीं न कहीं सरकार की सफलता को भी दिखा रहा है। लेकिन आप आगे अभी बहुत काम होना इस क्षेत्र में बाकी है। इसके बाद ये डेटा है ईयर और इंसिडेंट्स का। ये डेटा आप नोट कर सकते हैं, बहुत सारी जगह पे आपको ये हेल्प करेगा जब आप आंसर कोई लिखेंगे या कहीं पर इस टॉपिक की चर्चा करेंगे। लाइक ईयर 2017 में 908 इंसिडेंट, 18 में 833, 19 में 670 और फिर 2020 में 665, 2021 में 509। तो एक कमी आ रही है यहाँ पे इंसिडेंट्स में। ये डेटा है कि सर, ऑफिशियल डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, 2017 से लेकर 2021 तक का इसमें जो इंसिडेंट्स हैं उसका ये आंकड़ा है। इसके बाद यदि हम डिक्लाइन इन टोटल फैटेलिटीज़ देखें इंडिया में, तो ये साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल एसएटीपी के आंकड़े हैं, जो कि बता रहे हैं कि 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 और 2019 तक में जो किस तरीके से कमी आई है, 859 हुआ, फिर 731, 837 2007 में, फिर 2011 में 710, फिर 2015 में 318 और 2019 में 347। तो 1999 की तुलना में काफ़ी कमी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद ये आंकड़ा दोस्तों एक और है, 2004 में आप देखिए कि उस समय क्या कंडीशन थी। 1533 के अराउंड इंसिडेंट्स और 566 डेथ्स। और वहाँ से अगर आप, ये पूरा डेटा मैं नहीं पढ़ूंगा, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप अभी की स्थिति देखें, 2023 टिल 15 जून 2023 तक का ही डेटा है कि जो आपका इंसिडेंट्स है वो 250 तक हो गए हैं, और जो डेथ्स हैं वो कहाँ 2004 में 566 थी और वो हो गई है अब 69। तो ये सभी डेटा कहीं न कहीं बिल्कुल क्लियरली ये शो कर रहे हैं कि रैपिडली इस चीज़ में कमी आई है और सरकार ने काफ़ी इसमें वर्क किया है, और ये हमको रिजल्ट्स भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये दोस्तों एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, जैसे ये लिखा हुआ है कि एट प्रेजेंट देयर आर 38 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एलडब्ल्यूई इन द कंट्री। टू एड्रेस द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मींस holistically, government of India approved national policy and action plan to address LWE in 2015। तो ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें बताया जा रहा है कि रिसेंटली अभी का ये लेटेस्ट डेटा है, 2024 में 38 जिले गवर्नमेंट मान रही है कि जो पूर्णतः नक्सलवाद से प्रभावित हैं। लेकिन एसआरई स्कीम का जब आप डेटा देखेंगे तो वहाँ पे 2021-22 के डेटा में 70 जिले आपको मिलेंगे। तो वही मैंने बताया कि कभी-कभी क्या होता है कि कुछ जिले एलडब्ल्यूई की लिस्ट से तो हट जाते हैं, लेकिन एसआरई की लिस्ट में वो रहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन कुछ समस्याएं बनी हुई हैं, इसलिए उसको सरकार एसआरई के अंतर्गत रखती है। तो यहाँ पे आपको ये एक डिफरेंस अच्छे से समझना होगा कि एलडब्ल्यूई एंड एसआरई किस तरीके से आपको दोनों को समझना है। इस चीज़ को आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है।
और दोस्तों ये एक और डेटा है जो अचीवमेंट दिखा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कि मई 2005 से अप्रैल 2014 तक की स्थिति, और उसके बाद मई 2014 से अप्रैल 2023 तक की स्थिति। तो टोटल इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस में 52% का डिक्लाइन हुआ। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से संबंधित डेथ्स में 69% डिक्लाइन हुआ। सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ में 72% की गिरावट आई। सिविलियन की डेथ में 68%। डिस्ट्रिक्ट्स रिपोर्टिंग वायलेंस में 53%। और पुलिस स्टेशन रिपोर्टिंग वायलेंस में 62% की हमें एक डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। और ये गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं जो कि दिखा रहे हैं कि 2005 से 2014 तक की क्या स्थिति थी, और 2014 से 2023 तक की स्थिति, और कितना डिक्लाइन हुआ है। तो ये एक प्रकार के अचीवमेंट्स हैं जो कि हमने बहुत सारे अभी हमने डेटाज देखे क्रम से, और वहाँ से हमको ये क्लियरली ये पता चल रहा है कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने अचीव किया है, और जो रेड कॉरिडोर है उसका एरिया इंडिया में निरंतर घट रहा है। ये एक और कंपैरिजन है बिटवीन कश्मीर डिस्प्यूट और नक्सलिज्म में, कि अगर हम सिविलियन कैजुअलिटीज़ देखें, सोल्जर्स की कैजुअलिटीज़ देखें और अटैक्स देखें, तो नक्सलवाद और कश्मीर की जो समस्या है दोनों में तुलना अगर हम की करें, तो कहीं ना कहीं जो नक्सलिज्म है वो ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक रहा है हमेशा ही। अगर सिविलियन कैजुअलिटीज़ देखें तो ये लगभग 2020-21 तक के आंकड़े हैं। तो 2191 कैजुअलिटीज सिविलियंस की नक्सलवाद के कारण हुई है। वहीं कश्मीर में 384। अगर हम सोल्जर्स की कैजुअलिटीज देखें तो 1342 अगर नक्सलवाद के कारण हुई है, तो कश्मीर में 675। अटैक्स देखें तो नक्सलवाद के कारण अगर 2045 हुए हैं, तो यहाँ 1850 हुए हैं। तो ये भी ऑफिशियल आंकड़े हैं जो कहीं ना कहीं ये शो कर रहे हैं कि भले ही न्यूज़ में ज़्यादातर कश्मीर का ही मुद्दा रहता है, और नक्सलवाद का मुद्दा उतना नहीं आता। कभी कोई ऐसी घटना घटित हो गई तो ये न्यूज़ में आता है, नहीं तो इसको कोई उतना महत्व नहीं देता। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आपको पता ही है कि इंडियन मीडिया किस तरीके का है, और जो ज़रूरी खबरें हैं उनको वो कभी भी कवर नहीं करते हैं। और वर्तमान समय में तो मोस्ट ऑफ द जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं वो कॉमेडी के चैनल्स बन के रह गए हैं। लेकिन ये आपके सामने आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि जो नक्सलिज्म एक इशू है, वो रियली कश्मीर की जो प्रॉब्लम है उससे ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक रहा है हमेशा से, और अभी भी है। दोस्तों अभी तक तो हम लोगों ने बहुत सारे आंकड़ों के माध्यम से ये देखा कि किस तरीके से इंडिया में रेड कॉरिडोर कम होता जा रहा है, और जिसका कि विस्तार एक समय काफ़ी ज़्यादा था। लगभग 200 से अधिक जिले उसके प्रभाव में थे। आज वो घट के लगभग 70 तक पहुंच चुके हैं, और सबसे अधिक प्रभावित जिले तो केवल 38 से 40 तक ही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। और हमने एक कंपैरिजन भी देखा कश्मीर की समस्या और नक्सलवाद का, जहाँ पर हमने ये देखा कि किस तरीके से जो हमारी नक्सलवाद की समस्या है, ये हमेशा से ही कश्मीर की समस्या से ज़्यादा हमारे लिए घातक रही है। लेकिन कभी भी जो हमारा भारतीय मीडिया है, किसी ने भी उस पर उतना ध्यान नहीं दिया है, उस पर उतनी चर्चा नहीं की गई जितनी की करनी चाहिए। तो ये तो हो गई बात प्रॉब्लम्स की और क्या अचीवमेंट्स रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अब थोड़ा सा हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे कि किस चीज़ ने ज़्यादा हेल्प की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कि इतने ज़्यादा एक हमें एक रिड्यूस देखने को मिला। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है सरेंडर पॉलिसी, क्योंकि गवर्नमेंट का ये इस प्लान है कि हम सरेंडर करवाएं जो कि नक्सलाइट्स हैं उनका, और उस तरीके से हम एक टैकल कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर आपके सामने डेटा है जिसमें कि ये स्कीम का एक पार्ट है कि क्या इंसेंटिव्स हैं वेपन्स में। अगर जैसे कोई अगर नक्सलाइट है वो सरेंडर करता है इन वेपन्स के साथ, तो उसको क्या इंसेंटिव मिलेगा। जैसे AK-47, AK-56, AK-74 राइफल पे 15,000 पर वेपन, UMG, GPMG, स्नाइपर राइफल्स इत्यादि पे 25,000 पर वेपन, पिस्टल रिवॉल्वर पे 3,000, रॉकेट्स पे 1,000, ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड इत्यादि पे 500, रिमोट कंट्रोल डिवाइस पे आपको 3,000 ईच डिवाइस पे मिल रहा है। एमुनेशन ऑफ ऑल टाइप्स, हर प्रकार का जो भी एमुनेशन है उस पे ₹3 पर राउंड। IED
इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस पे 1000 रुपीज़ ईच। इसके बाद माइंस पे 3000, एक्सप्लोसिव मटेरियल्स 1000 रुपीज़ पर केजी। और जो हमारे वायरलेस सेट्स होते हैं शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज के, तो वो भी 1000 एंड 5000 ईच सेट का। SAM मिसाइल्स पे 20,000, सैटेलाइट्स फ़ोन पे 10,000, VHF HF कम्युनिकेशन सेट्स पे 5,000, और इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर्स पे 50 रुपीज़, और अदर टाइप के जो हमारे डेटोनेटर्स होते हैं उस पे 10 रुपीज़। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ये ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से मैंने ली है। ये बता रहे हैं कि जो आप इन वेपन्स के साथ अगर सरेंडर करते हैं तो पर वेपन आपको इतने रुपीज़ मिलेंगे, इतना इंसेंटिव मिलेगा, प्लस आपका रिहेबिलिटेशन कराया जाएगा, और बहुत सारे केसेस में जो भी आपके लिए सूटेबल जॉब होगी वो भी ऑफर की जाएगी आपको। तो और इस तरह की जो स्कीम्स हैं, स्पेशली सरेंडर स्कीम को मैंने यहाँ पे ऐड किया। इस स्कीम ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और यहाँ पे ये डेटा है कि जनवरी 1 से सितंबर 30, 2024 तक में आप देख रहे हैं कि 773 जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने सरेंडर किया। 845 अरेस्ट हुए, 206 मारे गए, और 773 ने सरेंडर किया। इसके पहले 2023 में 1 जनवरी से लेके 30 सितंबर तक 306 ने ही सरेंडर किया था। लेकिन उसके बाद वाले ईयर में 1 जनवरी से लेकर के 30 सितंबर 2024 तक में 773 जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने सरेंडर किया। तो ये हम समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारी सरेंडर पॉलिसी है इसने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है। और इसकी सफलता हमें इन आंकड़ों से भी देखने को मिल रही है, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि जो हमारा रेड कॉरिडोर है वो छोटा होता जा रहा है। तो दोस्तों अब तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें जान ली, हम लोगों ने सरेंडर पॉलिसी के भी कुछ पॉइंट्स देख लिए जो कि निश्चित ही आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे हम लोग ये समझेंगे कि सल्वा जुडूम क्या था, क्योंकि सल्वा जुडूम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने यह तो जान लिया कि भारत में नक्सलवाद की क्या स्थिति है, कैसे यह शुरू हुआ, और क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अचीवमेंट्स रही हैं। बहुत सारे डेटा हम लोगों ने देखे, कंपैरिजन किया कश्मीर इशू और नक्सलवाद का। लेकिन अब जो है हम लोग बात करेंगे सलवा जुडूम पे। सलवा जुडूम क्या था? सन 2005 से 2011 तक एक आंदोलन सक्रिय हुआ, स्पेशली छत्तीसगढ़ में। और इन फ्यूचर हो सकता है अगर ये जारी रहता तो और भी राज्यों में प्रभाव दिखाता, लेकिन फिर इसको बंद कर दिया गया। इसमें हुआ क्या, इसको समझना इसलिए आवश्यक है, आप मेन प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। सलवा जुडूम में जैसे इसमें मेन नाम महेंद्र कर्मा का आता है, एक कांग्रेस पॉलिटिशियन छत्तीसगढ़ के। एक तरीके से उन्होंने ही इसका सुझाव दिया, उनका नाम आता है जब भी आप सलवा जुडूम की बात करेंगे तो इनका नाम ज़रूर आएगा। और इसमें मेन ये बात की गई कि क्यों ना हम जो लोकल ट्राइबल्स हैं हम उनको हथियार दें, हम उनको ट्रेंड करें, और वो इस जो है नक्सलवाद जो उनके क्षेत्र में पनप रहा है उसको ये खुद सॉल्व करें। तो एक रूप में देखें तो ये आइडिया ठीक है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन अगर ये किसी छोटे एरिया में होता, किसी लिमिटेड आपको पता होता कि ये लोग इससे प्रभावित हैं, तब तो ये काम कर सकता था। लेकिन यहाँ तो नक्सलवाद एक ऐसी समस्या है जिसमें हम नक्सलियों को पहचान ही नहीं सकते हैं। हो सकता है हमारे बगल में कोई बैठा पर्सन हो, वही इस आइडियोलॉजी को फॉलो करता हो, नक्सलियों की, खुद एक नक्सल हो, आप नहीं समझ सकते हैं उसको। और यही इसकी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी है यही। और यही इस आंदोलन के फेल्योर होने के पीछे भी रीज़न रहा कि लोगों ने हथियार दिए लोकल्स को। अब क्या हुआ कि लोग नक्सलियों के खिलाफ तो लड़ाई लड़े ही, कहीं न कहीं वो आपस में भी लड़ाई हुई। किसी के साथ कोई पुराना विवाद था, उसमें हत्याएँ हो गई। अलग तरह के अलग तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। एक प्रकार का हिंसात्मक बहुत ज़्यादा हो गया ये। तो इस वजह से ये जो गवर्नमेंट का एक प्लान था कि हम लोकल्स को ही जो है आर्म्ड करें, उनको ही ट्रेंड करें और फिर उनसे ही लड़ाई लड़वाएँ, ये कहीं न कहीं फ़ेल हो गया। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इतने बड़े एरिया में, इतने विशाल एरिया में ये था,
और लोगों के आपस में भी कुछ डिस्प्यूट्स थे। तो उससे क्या हुआ कि अगर उनको ट्रेनिंग मिली तो वो फिर आपस में जो भी लड़ाइयाँ थी उसको वो सॉल्व करने लगे। अब जैसे सेम इसको आप ऐसे ले सकते हैं, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इंटरवेंशन किया और उसमें फिर ये कहा गया कि गवर्नमेंट इस तरीके से किसी मिलिशिया ग्रुप को ट्रेन नहीं कर सकती, उनको सपोर्ट नहीं कर सकती है, ये गलत है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे लाइक यूएस ने खुद अपने फायदे के लिए तालिबान क्रिएट किया और बाद में वो उन्हीं के लिए प्रॉब्लम बना। यूएस ने आईएसआईएस क्रिएट किया। यूएस ने कहीं ना कहीं सद्दाम हुसैन को बड़े लेवल तक पहुंचाया, और फिर बाद में वही जिसको जिसको यूएसए ने क्रिएट किया अपने फायदे के लिए, इन फ्यूचर वही उसके लिए प्रॉब्लम बना। तो सेम ऐसा ही कुछ आप रिलेशन यहाँ भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने खुद इन लड़ाकों को क्रिएट किया, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि ये तो जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे थे वो बल्कि सॉल्व नहीं हुई, बल्कि यहाँ जो संघर्ष था यह और ज़्यादा बढ़ गया। तो ये चीज़ थी सलवा लुडुम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कहीं पर भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और मैंने आपको बहुत अच्छे से रिलेट करके बताया भी यूएस एंड जियो पॉलिटिक्स, सद्दाम हुसैन एंड अदर, आईएसआईएस, तालिबान, इन सब से भी आप एग्जाम्पल्स के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं कि कैसे कब जब स्टेट इस तरीके के रेबल्स को फंड करता है अपने फायदे के लिए, तो कभी भी इस उस स्टेट का फायदा नहीं होता है, इन फ्यूचर उसका नुकसान ही होता है। तो ये चीज़ है। अब क्या हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवेंशन किया, रोक लग गई इन चीज़ों पे, तो 2011 के बाद से ये आंदोलन पूरी तरीके से समाप्त हो गया। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने एक चीज़ जारी रखी कि हम लोकल्स को हायर करेंगे। तो नए छत्तीसगढ़ पुलिस में कुछ नए कह सकते हैं नए लेवल पे भर्तियां शुरू हुई, रिक्रूटमेंट्स हुई। जैसे आपने डीआरजी का नाम अक्सर सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स। इसी तरीके से होते हैं दंतेश्वरी लड़ाके, ये विमेन कमांडो की एक बटालियन है। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स का ही एक पार्ट है दंतेश्वरी लड़ाके। इसके अलावा बस्तर फाइटर फोर्स। तो ये कुछ ऐसे कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस की ही पार्ट्स हैं, चाहे बस्तर फाइटर फोर्स हो, चाहे दंतेश्वरी लड़ाके हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स हों, डीआरजी हों, जिसको कि छत्तीसगढ़ पुलिस उन ट्राइबल एरियाज से ही रिक्रूट करती है। और इससे एक समस्या ये क्रिएट हो जाती है कि जब इनका रिक्रूटमेंट उसी एरिया से हो रहा है जहाँ नक्सली हैं, अब अगर उन नक्सलियों को पता चल जाता है कि यह इस घर का लड़का डीआरजी में गया है, इस घर की लड़की जो है दंतेश्वरी लड़ाके में कमांडो है, तो क्या होता है कि वो और ज़्यादा फिर उस पूरे गांव के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि अभी तक क्या था कि बाहर से जो पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडो थे, वो किसी दूसरे स्टेट के रहे होंगे, कहीं के भी रहे होंगे, वो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन अब उसी लोकल गांव से अगर रिक्रूटमेंट किसी का हुआ और वो उनके खिलाफ लड़ रहा है, तो फिर इससे उन नक्सलियों को और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनके लिए, और फिर वो उस कहीं ना कहीं उस पूरे गांव के लिए एक समस्या बन जाती है, नक्सली समस्या खड़ी कर देते हैं उस पूरे विलेज के लिए, जहाँ का कोई भी लड़का डीआरजी में गया या बस्तर फाइटर में गया। तो ये आपको समझना होगा कि किस तरीके से एक तो सलवा जुडुम था, सलवा जुडुम का ही एक नया वर्जन क्रिएट किया गया छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से कि हम चलो ठीक है, हम इस तरीके से तो ट्रेंड नहीं करेंगे, लेकिन अब हम प्रॉपर छत्तीसगढ़ पुलिस में एक उनका अलग पार्ट बनाएंगे, उनको वर्दी देंगे, उनको सैलरी देंगे, और प्रॉपर वो एक सोल्जर की तरह रहेंगे। क्योंकि सलवा जुडूम में तो कोई ऐसा वर्दी, ऐसा कुछ उनका पोस्ट ऐसा कुछ नहीं था, जस्ट उनको हथियार दिए गए थे। लेकिन यहाँ पे उस चीज़ को बिल्कुल अरेंज किया गया है, अच्छे से व्यवस्थित ढंग से किया गया है, और इससे काफ़ी लाभ भी मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं समस्याएं भी क्रिएट हुई हैं लोकल्स के लिए, क्योंकि लोकल लेवल पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। जैसे मैं जैसे जितने भी इस तरह के क्षेत्रों में गया हूँ विजिट करने, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, और मैंने जितनी भी बात की है लोगों से, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है कि गांव वाले हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं। अगर वो पुलिस वालों की हेल्प करें तो नक्सली तब भी मारते हैं, और अगर वो पुलिस वालों की हेल्प ना करें, नक्सलियों की हेल्प करें, तो पुलिस वालों के द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं।
तो कहीं न कहीं जो विलेजर्स हैं, जो गाँव वाले हैं, वो इस बीच की स्थिति में सबसे ज़्यादा वो प्रॉब्लमैटिक कंडीशन में रहते हैं। तो ये पूरी स्थितियाँ हैं वहाँ की। तो ये मैंने दोस्तों आपको सलवा जुडूम, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, दंतेश्वरी लड़ाके इनके बारे में मैंने बताया। अब हम लोग आगे कुछ और पॉइंट्स देखेंगे, कुछ हम लोग मैप्स देखेंगे और फिर हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में ये प्रॉब्लम अभी बनी हुई है और क्या गवर्नमेंट और काम कर रही है। ये दोस्तों मैप है जिसमें कि मैंने नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स दिखाए हैं छत्तीसगढ़ के 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग। ये रिमोट सेंसिंग जीआईएस बेस्ड मैप है जिसमें कि बलरामपुर, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर ये सब जिले हैं। राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली ये सब नक्सल अफेक्टेड जिले हैं जो मैंने रेड कलर से दिखाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कुछ हिस्सा बीच का जो नक्सल फ्री है, बाकी काफ़ी ज़्यादा हिस्सा इसका नक्सल प्रभावित है। और ये स्थितियाँ हैं छत्तीसगढ़ की। ये लोकेशन ऑफ ट्राइबल सर्किट आप देख सकते हैं क्योंकि मैं चूंकि ट्राइबल एरियाज पे ही रिसर्च वर्क कर रहा हूँ, तो एक मैंने रिसर्च पेपर लिखा था और उसको मैंने पब्लिश भी किया कि छत्तीसगढ़ जो गवर्नमेंट है वो, और ये हालांकि स्कीम जो स्वदेश दर्शन स्कीम है भारत सरकार की, उससे ये संबंधित है। एक ट्राइबल सर्किट डेवलप किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में कि ट्राइबल एरियाज में टूरिज्म डेवलप हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे जो क्षेत्र हैं वो उन जिलों में है जहाँ पे रेड कॉरिडोर है। अभी आपने पिछले मैप में देखा, जैसे जो नीचे के जो सर्किट के जो पार्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं, और बहुत सारे इसमें ट्राइबल सर्किट में ऐसे सर्किट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसी लोकेशंस हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में आती है। तो इससे ये हो रहा है कि गवर्नमेंट स्कीम के लिए फंड इत्यादि भी प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन उस लेवल पे चीज़ें डेवलप नहीं हो पा रही क्योंकि ये नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र है। इसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट मैप है, ये फैटलिटीज ड्यू टू नक्सलिज्म। ये साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल से मैंने डेटा लिया था, उसके बेस पे ये मैप तैयार किया गया है। ये भी जीआईएस बेस्ड मैप है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम डेथ्स हुई हैं वो बस्तर वाले क्षेत्र में हुई हैं, बस्तर संभाग में हुई है। बस्तर संभाग में मैंने आपको पहले ही बताया था कि 7 जिले आते हैं: सुकमा, बीजापुर, बस्तर, दांतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपका बस्तर जिला है उसमें 1140, दांतेवाड़ा, तो इसमें आप देख रहे हैं कि बस्तर में 216, दांतेवाड़ा में 1140, बीजापुर 758, रिसेंटली जहाँ घटना घटित हुई वो बीजापुर में हुई थी, सुकमा में 425। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डेथ्स हैं, डेथ भी ज़्यादा बस्तर संभाग में ही हुई है। हालांकि और भी जिले प्रभावित हैं, लेकिन उन जिलों में क्या है कि है तो वो नक्सल प्रभावित, लेकिन वहाँ ऐसी डेथ नहीं हुई है, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, जस्ट वो प्रभावित हैं केवल, वहाँ ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुई। लेकिन इन क्षेत्रों में मैक्सिमम जो हमारा बस्तर संभाग है, आप डेथ की संख्या भी देख सकते हैं कि कितनी अधिक है। और अगर हम इससे कंपेयर करें तो छत्तीसगढ़ के हर संभाग से ज़्यादा जो हमारा बस्तर संभाग है ये प्रभावित है, और जो कि ये आंकड़े शो भी कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होगा आपको बताने के लिए कि छत्तीसगढ़ तो प्रभावित है ही, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो हमारा बस्तर संभाग है वो मैक्सिमम हैविली अफेक्टेड है इससे। इसके बाद ये एक मैप और है दोस्तों, जो हमारे कुछ नक्सल प्रभावित जिले हैं। ये एक रिसर्च पेपर के लिए मैंने मैप प्रिपेयर किया था, तो मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र का एक हिस्सा है, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है, मैक्सिमम हिस्सा छत्तीसगढ़ का है, उड़ीसा के भी कुछ जिले हैं, झारखंड काफ़ी अधिक प्रभावित है। लेकिन अभी भी जो मैक्सिमम इंसिडेंट्स होते हैं, जो मैक्सिमम डेथ्स होती हैं वो छत्तीसगढ़ में ही होती हैं। अन्य में स्थितियाँ कंपेरेटिवली काफ़ी शांत हैं। ये एक और मैप मैंने लगा दिया है, वही सेम है, ट्राइबल सर्किट्स का ही मैप है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको कहीं ना कहीं आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स ला रही है इन एरियाज में डेवलपमेंट के लिए। जैसे ये उस स्कीम का उदाहरण है ट्राइबल टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए।
लेकिन चूंकि वो एरियाज नक्सल अफेक्टेड हैं, और मैंने खुद, चूंकि मैं जब इस पे रिसर्च पेपर लिख रहा था, तो मैंने बात की ऑफिसर्स से वहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि ये अभी डेटा तो आपके पास आ गया है कि यहाँ यहाँ गवर्नमेंट सर्किट बना रही है, लेकिन अभी भी उस लेवल पे काम नहीं हो पा रहा है। और कहीं कहीं पे टूरिज्म शुरू हुआ है, लेकिन बहुत सारे जगहों पे टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये आपने कुछ मैप्स के माध्यम से छत्तीसगढ़ को अच्छे से समझा, एग्जाम्पल्स देखे, और स्कीम्स की भी मैंने कुछ चर्चा की यहाँ पे। तो आपको काफ़ी उदाहरणों के माध्यम से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्या कंडीशंस हैं वहाँ पे। तो ये दोस्तों, अब ये यहाँ पे अंत होगा इस लेक्चर का। और सजेशन में अगर मैं कहूँ लास्ट में, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं कंक्लूड करूँ इस पूरे समरी को, तो उसमें ये कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में नक्सलवाद जो बना है, उसके पीछे जियोग्राफी अपना एक मेजर रोल प्ले कर रही है, और कहीं ना कहीं फॉरेन एजेंसीज द्वारा ये फंडेड है। नक्सली बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, आतंकवादी संगठन हैं, जिससे इनके लिंक्स हैं। तो निरंतर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अचीवमेंट निरंतर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अचीव कर रही है, रेड कॉरिडोर हमारा छोटा होता जा रहा है, और जो हमारी सरेंडर पॉलिसी है, ये काफ़ी हद तक प्रभावशाली कार्य कर रही है। लेकिन अभी भी इन क्षेत्रों में काफ़ी कार्य करने की आवश्यकता है। और निश्चित ही कहीं न कहीं जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, इस तरीके के जो हमारे संत हैं, वो इसमें एक, मेरा ऐसा सजेशन है कि वो अपना एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। और वो इन क्षेत्रों में जा करके, जो नक्सली हैं, अगर कुछ इनका हृदय परिवर्तन हो सके, कुछ ऐसी चीजें हो सके, तो वो चीजें सही हो सकती हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा कश्मीर का प्रॉब्लम है, कश्मीर इशू है, उसमें तो मान लीजिए वो मैक्सिमम बाहरी हैं, पाकिस्तान से आए हैं, आतंकवादी हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये हमारे अपने ही लोग हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसी आइडियोलॉजी से प्रभावित हो गए हैं। तो अगर उनको फिर से हमें मुख्य धारा में लाना है, तो उनका हमें हृदय परिवर्तन करना होगा, कुछ इस तरीके के कदम उठाने पड़ेंगे। हालांकि जो सरेंडर पॉलिसी है वो इसी तरीके का कार्य कर रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ सरेंडर पॉलिसी जैसी ही कुछ अन्य पॉलिसीज लानी पड़ेंगी, उनके साथ बात करनी पड़ेगी, तभी जाके इन जो है समस्याओं का समाधान होगा। क्योंकि एक तरफ तो हम सरेंडर भी करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरीके की घटनाएं भी घटित होती जा रही हैं। तो उससे ये होगा कि पूर्णतः समाधान नहीं हो पाएगा। और मेरा ये मानना है कि इन फ्यूचर आने वाले 5 से 10 वर्षों में भारत पूर्णतः नक्सलवाद की समस्या से मुक्त होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार ये अध्याय हमारे यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम लोग किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिटेल में चर्चा करेंगे। बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं। फॉल ऑफ काबुल, फॉल ऑफ ढाका, फॉल ऑफ डमास्कस हम लोगों ने देख ही लिया। तो इन फ्यूचर बहुत सारे टॉपिक्स पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि जियो पॉलिटिक्स, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड होंगे। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद।